हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, कल वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्कस करा था माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में, है ना। माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में और मैक्रो के बारे में डिस्कस करा था, है कि नहीं। और जो है चीजें थोड़ा सा किस तरीके से बदलती हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, और उसके वजह से बिजनेस में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग उसी चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सबसे पहला जो होगा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर मैक्रो इन्वायरमेंट समझना है, क्योंकि माइक्रो इन्वायरमेंट तो हमारा पूरा कंप्लीट हो रखा था जिसमें हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पढ़े थे, है ना। तो आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी ध्यान दे के चलिएगा। ऑनलाइन वाले नोट्स जो होगा वो आप लोगों को मिल जाता है भाई, आप लोग को एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप लोग आकर वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, तो उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर बोला जाए मैक्रो, मैक्रो का मतलब बिग, बड़े लेवल पर। जो माइक्रो था उसकी वजह से इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा था, और उसको हो सकता है कि किसी एक बिजनेस का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा हो, किसी एक बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, वो अलग बात है। सबका अपना अपना इन्वायरमेंट काम करने का रहता है। लेकिन जो मैक्रो इन्वायरमेंट है ये एक जनरल इन्वायरमेंट है। क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू अ जनरल इन्वायरमेंट और अ रिमोट इन्वायरमेंट within which a business firms and forces in its micro environment operates। जहां पर माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट करता है, ये बड़ी लेवल पर होता है। मतलब इसका इम्पैक्ट जो होता है लगभग सारे बिजनेस पर एक ही जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी भी देश का अगर पॉलिटिकल सिस्टम सही नहीं है या फिर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, बिजनेस करना आसान नहीं है। मतलब वो सब बिजनेस के लिए होगा ना, किसी एक बिजनेस के लिए तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं देयरफॉर मैक्रो इन्वायरमेंट आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट। वो क्या था? डायरेक्ट था, क्योंकि डायरेक्टली वो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा था। ये हो सकता है कि बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे या करे भी। वहां पर जिस बिजनेस इन्वायरमेंट में या फिर जिस बिजनेस में वो इन्वायरमेंट गलत तरीके से अगर हो रहा है तो उसी बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट तो सब पर करेगा, लेकिन इसका असर जो है वो सब पर पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। उसमें सबसे पहला जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट, और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। मतलब EST, ठीक है। EST इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और PL, ESTP, ESTPL, ठीक है। ESTPL तो इससे इकोनॉमिक, सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, P से पॉलिटिकल, L से लीगल, ठीक है। तो बस ये चीज याद करना है कि 5 कंपोनेंट, और यहां से सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ कर अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे इंटर रिलेटेड है बिजनेस फर्म से। तो अगर बिजनेस फर्म को ऑपरेट करना है मान लो सही तरीके से, तो बिजनेस ऐसी बात तो नहीं ना सिर्फ कि टेक्नोलॉजी क्या चेंज हो रहा है उसी पर ध्यान दे रही है, इस पर भी ध्यान दे के चलना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, GDP क्या हमारे देश में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की स्थिति कैसी है, ठीक है, महंगाई कितना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, लीगल इन्वायरमेंट मतलब टैक्स वैक्स की फैसिलिटी है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर ली जाती है, क्या वहाँ टैक्स में छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ का सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है। तो वो सब सारे इन्वायरमेंट जो है बिजनेस फर्म के ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन मैक्रो, चूंकि यहाँ का हम लोग मैक्रो पर बात कर रहे हैं, तो मैक्रो जो होता है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है भाई? इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए सबसे पहला पॉइंट याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसको देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर, हाँ ठीक, या इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, और भी थोड़ा सा अच्छा मार कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ फोर्सेस कंसर्निंग मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में दो चीजें बिजनेस देखती है कि भाई आप कैसे बोलोगे कि भाई इस देश में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सही है गलत है, तो आप दो चीज को देखिए, क्या भाई वहां पर जो भी बिजनेस आ रहे हैं वो अपना प्रोडक्शन सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं मतलब ये बोलोगे कि हाँ भाई वहां पर ना बिजनेस लगती है, वहां प्रोडक्शन भी होता है, और वहां पर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब वहां की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सही है, उस देश की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो संपत्ति का जो
डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि वहां पर एक बिजनेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और सारे बिजनेसेस को मौका ही नहीं मिलता है, तो वहां पर आप एक तरीके से कभी भी निवेश या बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए सरकार का दो काम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और प्रोडक्शन को बहुत शानदार तरीके से ऐसा कंडीशन बनाकर देना जहां से इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो सके। ठीक है, पहली बात। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेन कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने देखा ना मेन कंपोनेंट ऑफ मैक्रो क्या होता है, पॉलिटिकल, ईएसटीपीएल हमने देखा। सेम उसी तरीके से मेन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, तो बोला था नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, उस देश में सिस्टम कैसा है, उस देश में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, क्या उस देश में पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, या फिर वहां पर जो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो जहां पर जिस देश में जो है वो एक तरीके से प्लानिंग अच्छा होगा, ठीक है, एक अच्छा होगा, वहां पर उस देश में जो इन्वेस्टर है या वहां का इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत शानदार तरीके से वर्क कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दो चीज है कि उस प्लानिंग के दौरान भी जो प्लान तैयार कर रही है सरकार अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, क्या उसमें कोई बिजनेसेस को आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं ना कि सरकार जो है वो कुछ दिन काम करवाएगी फिर वहां से कंपनी को बंद करने बोल देगी या फिर बोल देगी यहाँ से चले जाओ, तो वो सभी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहला कोई भी अगर बिजनेस एनालाइज करता है कि भाई उस देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, तो सबसे पहले देखता है कि उस देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या वो प्राइवेट इकोनॉमी है, मतलब जहाँ प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है, या क्या वहाँ सरकारी व्यवस्था ज्यादा काम कर रही है। तो ये चीज ठीक है। दूसरा जो है स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहा है, कौन से क्षेत्र में लेबर ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट, जो देश का सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, आउटपुट जो जीडीपी आ रहा है वो सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, सेकेंडरी से आ रहा है या टर्सरी से आ रहा है, तो ये भी देखती है। ताकि अब मान लो किसी भी देश में, एक देश में जहाँ एग्रीकल्चर से बहुत पैसा आ रहा है, तो वहां पर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने में फायदा है ना। या फिर दूसरी तरफ से अगर सोचेंगे कि भाई वहां पर इंडस्ट्री नहीं तो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो ये भी सोचा जा सकता है। तो इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि भाई वहां इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कैसे है, ट्रेड किस तरीके से होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है डिफरेंट सेक्टर में, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी को एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इंडस्ट्री को हम लोग सेकेंडरी भी बोलते हैं और सर्विस को हम लोग टर्सरी भी बोलते हैं। तो इन तीनों में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ से सरकार को पैसा या कहाँ कहाँ से उस देश को पैसा जो है ज्यादा मिल पा रहा है, तो ये चीज भी देखा जाता है। तीसरा बात ये देखती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंपनीज की ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, वहां का कैपिटल मार्केट कैसा है जहां से पैसा मिलने वाला है। अब कैपिटल मार्केट में कौन होता है भाई, कैपिटल मार्केट जैसे कि आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट कैसा है भाई वहां का, क्या स्टॉक मार्केट ऐसा तो नहीं है कि बहुत नीचे गिरा हुआ है, आगे चलकर हम कंपनी खोलेंगे, मान लो कि स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे तो दिक्कत आएगा, ये भी देखती है। तो ये सब सारा देख रही है, किसका पार्ट है। अगर कोई केस बेस्ड स्टडी आ गया और लिखा कि एबीसी इज अ कंपनी हु इज एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इन अ पर्टिकुलर कंट्री, तो which of the following environment business environment is mentioned in the above case, सिंपल सी बात, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक, क्लियर, ठीक है। फिर देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, कि वहां अगर कोई इंडस्ट्री खोलने आया तो इंडस्ट्री पॉलिसी देखेगी भाई, मान लो कि कोई इंडस्ट्री खोलने आया, तो अगर कोई निवेश करने वाला तो मॉनेटरी पॉलिसी देखेगा, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की बैंकिंग सिस्टम की क्या पॉलिसी है भाई, कोई अगर निवेश कर रहा है तो। फिजिकल पॉलिसी क्या, सरकार, फिजिकल पॉलिसी सरकार का होता है, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट का होता है, नहीं सॉरी ये आरबीआई का होता है। और ट्रेड पॉलिसी कैसे है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्या क्या पॉलिसी है उसको भी देखकर चलती है, ठीक है। तो ये सब सारे पहले, तो इसका मतलब सारी चीजें किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। इसीलिए मैंने बोला ये मेन वर्ड है जो कि आपको याद रखना है, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत कम लिखा है, आपकी किताब में तो भरा पड़ा है तो उतना तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। स्टेज एंड द पीस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मतलब वहां का जो पेस है, पीस नहीं भाई पेस है, स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की उस देश का ग्रोथ का पेस कैसा है, क्या ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है या बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो जहां बहुत धीरे धीरे होगा वहां पर कंपनी निवेश नहीं करना चाहेगी। हमारे देश में निवेश इसलिए करना चाहती है कंपनी कि आजकल हमारा देश जो है ये पिछले 10 सालों में या पिछले 50 सालों में हमारा देश जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन है तो वहां पर एक तरीके से ग्रोथ का चांस ज्यादा है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सही है। इकोनॉमिक इंडेक्सेस मतलब वहाँ की नेशनल जीएनपी कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, वहाँ के लोग कितना सेव कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी का कैसा है, वहाँ ऐसा तो नहीं है कि सरकार ज्यादा इंपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो ये सब भी देखती है। इन्फ्लेशन कैसा है भाई, जैसा कि मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट कैसा है,
टैक्स रेट कैसा है, वो सब सारा इकोनॉमिक इंडेक्सेस वगैरह देखकर फिर एनालाइज करती है। ठीक है, ये चीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन कैसा है, पावर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किस तरीके से है, क्या वो बिजनेसेस को सस्ती सप्लाई देते हैं कि नहीं बिजली का। फिर मार्केट कंडीशन कैसा है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है या कम है। ये सब सारा किसका कंपोनेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। ठीक है, याद रखना है। कंप्लीट हो गया एक, बस ये चीज याद करना है, उसके अंदर जो जो छोटे छोटे पॉइंट है वो सब क्लियर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट दूसरा इन्वायरमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है भैया। ठीक है, आगे देखो सोशल। अब ये बहुत जरूरी है, देखो कैसे। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक, समाज। तो a social environment consists of all the social and cultural forces with which a business firm operate। कि जिस समाज में या जिस सामाजिक कंडीशन में कोई भी बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसको भी समाज, उसको भी एक तरीके से देखती है। अब मान लो कोई बिजनेस है, वो अगर बंबई में खोला है या फिर कोई इंडस्ट्री बंबई में खोला है, तो भाई सिंपल सी बात है, वो बिजनेस जो होगा वो देख के चलेगा कि भाई मुझे गणेश चतुर्थी में वहां पर छुट्टी देनी है, मतलब वहां का कल्चर ही वही है, गणेश चतुर्थी को फॉलो करते हैं, तो वहां पे लोगों को वहां छुट्टी देना ही पड़ेगा। आप दूसरे स्टेट में नहीं देते हैं। यहाँ देखो हम देहरादून में हैं हम लोग, तो देहरादून में कितना देते हैं, नहीं देते। गणेश चतुर्थी में एक दिन छुट्टी रहता है और वहां पर 10 दिन स्कूल बंद रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सब जगह अलग अलग परंपरा है, अलग अलग चीजें। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इगास होता है, वहां पर और जगह स्टेट में इगास होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, यहाँ जौनसारी दिवाली अलग होता है, पहाड़ी दिवाली अलग होता है, और मेन दिवाली अलग होता है, तो यहाँ पर उसमें छुट्टी मिलती है। तो वहां पर क्या, यहाँ का सोशल, यहाँ कल्चर के हिसाब से फिर आप चीजों को देखते हो, एनालाइज करते हो और अपनी बिजनेस को सेटअप करते हो। तो वहां पर क्या क्या देखते हैं भाई, मतलब सोशल सामाजिक में पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि वहां का डेमोग्राफिक ट्रेंड कैसा है। डेमोग्राफिक वर्ड कभी भी आ गया तो आप लोग उसको डायरेक्टली किससे रिलेट करोगे, पॉपुलेशन से। क्या भाई वहां पॉपुलेशन ज्यादा खचाखच तो भरा हुआ नहीं है, साइज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एज क्या, कंपोजिशन क्या है वहां पर, क्या वहां के लोग ज्यादा नवयुवक हैं, या क्या वहां के लोग ज्यादा बुजुर्ग हैं, या क्या वहां के लोग ज्यादा, महिलाएं ज्यादा वहां पर काम करते हैं कि पुरुष ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी चीजें। फिर यहाँ पे देखो मेल फीमेल का रेशियो देखेंगे, फिर रूरल अर्बन मोर्टेलिटी देख रहे हैं कि कितना मृत्यु दर है भाई, इनकम मोबिलिटी, इनकम कितना जो है वो एक तरीके से मूव कर रहा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक जिंदा रहते हैं। तो ये सब सारे समाज से रिलेटेड है, तो ये सब चीजें देखती है बिजनेस। फिर दूसरा सोशल एटीट्यूड, जैसे कि मैंने बताया कि कस्टम्स वहां के कैसे हैं, रीति रिवाज कैसा है, रिचुअल्स कैसा है, कल्चर कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा है। ठीक है, सबका अलग अलग, पहाड़ी का लाइफ स्टाइल अलग है, वहां का खाना पीना अलग है, और अगर दूसरे जगह का देखा जाए वहां का खाना पीना अलग है। ठीक है, तो वो सब सारी चीजों को देखकर एक बिजनेसेस जो है एनालाइज करती है कि वहां लगाना चाहिए कि नहीं बिजनेस। तो अगर सोशल एनवायरनमेंट में ये सब सोशल कंसर्न रिगार्डिंग, क्या वहां ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं है, ज्यादा करप्शन तो नहीं है, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है भाई, और माइनॉरिटी को कितना महत्व दिया जाता है, या फिर रोल ऑफ मीडिया कितना है। ऐसा तो नहीं मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस मीडिया भी बंद करा दे कुछ भी बात पर लेकर, तो वो सब भी देखती है कि नहीं। फैमिली का स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, अवेयरनेस कैसा है। ठीक है, वर्क एथिक्स, मतलब लोगों का काम करने का तरीका कैसे है, अपने काम के प्रति जो है ईमानदार है या नहीं है। तो ये सब सारा समाज से रिलेटेड है, तो वहां पर सामाजिक के बारे में बात हो रहा है। सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, उसमें इंफ्लुएंस है या नहीं है, ये भी देखते हैं। इनकम के साथ साथ डिमांड किस तरीके से उस प्रोडक्ट का वहां पर, कंजम्पशन पैटर्न क्या है। ठीक है, ड्रेसिंग कैसा है, लाइफ स्टाइल पुअर कैसा है, और उसको डिफरेंट जो कल्चर ग्रुप है उससे अलग कैसे है। तो मतलब जितना भी चीजें जो एक समाज को बनाता है, उनके चीजों को देखकर हम एनालाइज करते हैं कि वहां पर हमारी कंपनी या हमारी फैक्ट्री सेटअप हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले सोशल इन्वायरमेंट जो है वो एनालाइज करते हैं। तो ये सब कंपोनेंट है, ये सब वर्ड केस बेस्ड स्टडी में दिख गया तो आपको समझ जाना है, या फिर कोई क्वेश्चन में दिख गया तो आपको समझ जाना है किसके बारे में बात हो रहा है, सोशल इन्वायरमेंट के बारे में। क्लियर हो गया यहां तक। तीसरा देखो हमारा क्या है। ठीक है, तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा देखो, तीसरा हमारा है टेक्निकल इन्वायरमेंट। क्या है भाई, टेक्निकल इन्वायरमेंट। अब टेक्निकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्या है, टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्नोलॉजिकल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, अब जैसे पहले देखो, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, हम लोग उसी में खुश रहते थे, वीडियो गेम उसी में टुम करके खेलते रहते थे। एक आता था जो जंपिंग मशीन टाइप में, मतलब जंपिंग, मतलब जंप कर करके पास कराना होता था। तो पहले का जमाना कुछ अलग था, आज का देखो कितना अपग्रेड हो गया।
तो अगर मान लो कि कोई जैसे नोकिया था, नोकिया का फोन पहले कितना बिकता था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, इसलिए वो मार्केट में एग्जिस्ट आज नहीं है उतना। जितना दूसरा फोन बिकता है उतना वो फोन तो नहीं बिक रहा है ना भाई। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं उसने अपने टेक्नोलॉजी को उतना अपग्रेड नहीं करा। तो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, कि उस देश में टेक्नोलॉजी कितना बढ़ रहा है भाई। ठीक है, टेक्नोलॉजी कितना बढ़ रहा है, कितने लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को अपना भी रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र हो गया मान लो वहाँ लोग टेक्नोलॉजी जो है वो चाहते ही नहीं कि वहाँ टेक्नोलॉजी है। अब वहां पर आप कोई ऐसा डिजिटल मार्केटिंग खोल दो तो कहाँ से चलेगा, वहाँ लोग चाह ही नहीं रहे। वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो देखते हैं कि वहाँ का स्टेट ऑफ साइंस कैसा है, मतलब स्टेट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इन द कंट्री एंड रिलेटेड टू द एस्पेक्ट्स सच एज रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितने हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में अरेंजमेंट किस तरीके से टेक्नोलॉजी सिखाने का। ठीक है, वो सब सारे नई टेक्नोलॉजी को अपना किस तरीके से रिसर्च कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं, इक्विपमेंट्स को बनाने पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में आया था, अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक में आया था, है ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आया था। तो देख रहे हो कि एक एनवायरनमेंट गड़बड़ हुआ उसकी वजह से दूसरा एनवायरनमेंट गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, जैसे कि रोबोट आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री, पहले रोबोट यूज होता था क्या, पहले लेबर इस्तेमाल होता था। तब बड़ी बड़ी बिजनेसेस क्या कर रही हैं, रोबोट को इस्तेमाल कर रही हैं, किसमें, इंडस्ट्री में, ताकि इंडस्ट्री का काम या इधर से उधर जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाने में या लोडिंग अनलोडिंग में काम आ सके। ठीक है, आज जापान में चले जाओ तुम, जापान वगैरह में जो है वो आपको 30% जो आपको देखने को मिलेगा होटल में, जहां पर साफ सफाई का काम कौन कर रहा है, रोबोट। और धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं, रोबोट काम कर रहा है, अब मैनुअल नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो मैनुअल लोग अब रिसर्च में फोकस कर रहे हैं कि हम दूसरे कंट्री को टेक्नोलॉजी कैसे बेचें, तो वो देश फायदे में ही है ना भाई। ऐसा थोड़ा ना कि जॉब चला गया, जॉब अपग्रेड हो गया, एआई आने के बाद जॉब गया नहीं, जॉब हमारा क्या हुआ, अपग्रेड हो गया, वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिजिटल वॉच इज रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द ट्रेडिशनल वॉच, जैसे डिजिटल वॉच जैसे है तो ट्रेडिशनल जॉब अब आप देखो तो मतलब 200 आदमी में से मतलब 10-20 आदमी के पास अभी जो है वो वाला वॉच देखने को मिलता है। अब सब डिजिटल वॉच में कन्वर्ट, अब धीरे धीरे कंपनीज भी अपने वॉच को डिजिटलाइज कर रही हैं। ठीक है, इसको देखा जाता है। केबल टीवी जो है वो अफेक्ट हो गया, केबल टीवी अफेक्टेड रेडियो एंड सिनेमा, केबल जो टीवी है उसकी वजह से इफेक्ट हुआ ना कि रेडियो एंड सिनेमा। पहले रेडियो सुनते थे, फिर केबल टीवी आया, फिर आज कलर टीवी आ गया, अब तो स्मार्ट टीवी आ गया, अब तो डायरेक्ट इंटरनेट से चलता है कि नहीं। तो वो सब है। आते हैं चौथा क्या है हमारा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भाई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब उस देश का जो भी लीडरशिप है वो क्या सही से चल रहा है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा कंडीशन है कि भाई हर महीने या फिर 4 महीने में 5 महीने में पीएम ही बदल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आपस में लोग पार्टियां लड़ रही झगड़ रही है कुत्ते बिल्ली के जैसा, इसका मतलब क्या कि वहां का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सही नहीं है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस कंसर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर, कि क्या वो लोगों को संभाल पा रहे कि नहीं और उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का संविधान कैसा है, संविधान किस तरीके से लागू कर रहा है, क्या संविधान सही तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या संविधान सिर्फ वहां नाम मात्र का है, जैसे कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान को कौन फॉलो करता है, वहां आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहां पर कोई बिजनेस जाने का सोचेगा नहीं, क्योंकि वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहां का आइडियोलॉजी कैसा है, क्या वहां डेमोक्रेसी है या नहीं है, क्या वहां ऐसा तो नहीं कि ऑटोक्रेटिक है, मतलब एक ही बंदा है जो पूरे पूरे देश पर राज कर रहा है, हिटलर जैसा। ठीक है, तो वहां बिजनेस करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन बोलोगे तुम लोग भाई कि चाइना कैसे उतना बढ़ रहा है भाई, तो चाइना में चाहे कितना भी दूसरे देश को कर ले, लेकिन उसके घर में जो बिजनेस करने जाता है ना उसको बड़ा अच्छा स्वागत करता है वो। तो इसीलिए वहां पर एक तरीके से चीज है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कैसे है, वहां पावर जो सेंटर में है, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में पावर है वो किस तरीके से चल रहा है, जैसे हमारे देश के मैटर पर अगर देखा जाए। ठीक है, फिर वहां पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा है, कि भाई मान लो कि हम उत्तराखंड में खोल दिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई कानून पारित कर दिया जिसकी वजह से हमारा बोरिया बिस्तर बांध के जाना, मतलब हमें लॉस हो गया, तो कौन चाहेगा बिजनेस भाई लॉस हो, है कि नहीं। ये है पॉलिटिकल फिलोसफी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार वहां कितनी स्टेबल है। हमारे देश में देखते हो हर 5 साल में चाहे कोई भी पार्टी हारे या जीते, वो अपनी कुर्सी छोड़ के जो पार्टी जीता वो पार्टी कुर्सी पर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि हम कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बहुत सारे देश में कुर्सी छोड़ता ही नहीं है, हारने के बाद भी दंगा फसाद हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे आपको देखने को मिलेगा नेपाल में अभी हाल फिलहाल में हुआ था। फिर आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिला, प्रधानमंत्री का घर में
प्रधानमंत्री के वो जो आवास में घुस के उनको मारने के लिए चले गए थे, तो प्रधानमंत्री वहां से शेख हसीना उड़ के आ गई यहाँ पर, अभी दिल्ली वगैरह या भारत में शरण लेके रह रही है। तो सोचो, जबकि बांग्लादेश को हम लोग हम नहीं आजाद कराया, इंदिरा गांधी ने ही आजाद कराया। तो मतलब वहां पर क्या, वहां पर कौन जाना चाहेगा भाई। नेपाल में देखो यूथ लोगों ने क्या मारा है, बड़े बड़े जो उसके नेता थे घुस 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 के मारा है भाई, सबके किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी को ये कर दिए, बहुत वहां पर दंगा फसाद हुआ। तो इसका मतलब क्या, वहां स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में भाई चाहे आज अभी बीजेपी जीत गई तो बीजेपी है, कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस को बनना ही पड़ेगा। हमारा संविधान इतना मजबूत है, हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना मजबूत है, इसलिए हमारे देश में लोग निवेश करना चाहते हैं। यहाँ का पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है, पार्टी सिस्टम कैसा है, इलेक्शन कैसा हो रहा है, इलेक्शन में ऐसा तो नहीं है कि बहुत धांधली हो रही है, फंडिंग कैसा है, ठीक है, वो सब फंड वगैरह जो है कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, वो सब सारी चीजें। डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन कि भाई इकोनॉमिक और बिजनेस इश्यू को कितना पॉलिटिसाइज करता है। ऐसा तो नहीं है कि हर पॉलिटिकल इश्यू को बिजनेस बिजनेस में एक तरीके से, जैसे बीच में क्या हुआ था, अडानी के ऊपर कुछ इल्जाम लग गया था, जिसकी वजह से यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा खराब हो गया था। किस वजह से हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, कि पॉलिटिक्स जो है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो एक तरीके से नहीं घुसना चाहता है किन चीजों में, खास करके कि भाई जिसकी वजह से, क्योंकि भाई वो बहुत लोगों को जॉब दे रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती है कि भाई कोई बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो और उसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी खराब हो। फॉरेन पॉलिसी कैसी है भाई, विदेश पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी कैसे है, ऐसा तो नहीं ना कभी भी किसी भी लड़ाई झगड़ा करने नहीं चला गया, कंडीशन खराब हो जाएगा भारत का, ठीक है, या किसी भी देश का। रिलेशन ऑफ कंट्री, उस कंट्री का जो रिलेशन है वो दूसरे कंट्री के साथ कैसा है, वो भी देखा जाता है। तो ये सब सारे क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो कि समझ के चलना है, ठीक है। कैसा लगा यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया। जो आगे हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करेंगे, और स्वॉट एनालिसिस, मतलब कल जो होगा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर क्या होगा हमारा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।